हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसमें हमने कहा था कि दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट हमने कहा था एडिशन पॉलीमर्स एंड सेकंड हमने कहा था कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स में हमने कहा था कि मोनोमर्स यूनिट आएंगी और आपस में आकर सिंपल क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। उनको बोला जाएगा एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स के फिर दो क्लासिफिकेशन किए थे हमने, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स को हमने बोला था सेम मोनोमेरिक यूनिट्स, मीन्स सेम मोनोमेरिक यूनिट्स आकर क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। एंड कोपॉलीमर्स में हमने बोला था डिफरेंट मोनोमर यूनिट, मीन्स डिफरेंट मोनोमर यूनिट आएंगी और आपस में आकर क्या होंगी, कंबाइन होंगी। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार बस रिकैप करा रहा हूँ लास्ट का फटाफट 1 मिनट में। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने कहा था एडिशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट, मीन्स दो अलग अलग मोनोमर यूनिट आकर आपस में कंबाइन होंगी विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर एलिमिनेट होंगे, जैसे HCl, वाटर एंड एल्कोहल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटे, बाहर एलिमिनेट होंगे। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था नाइलॉन 6,6। और टुडे आज के आर्टिकल की बात करें, जो आज हमें अपना मेन टॉपिक पढ़ना है, वो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन्स फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेटे। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, फोर्थ। 3 क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, आज हमें फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीन्स जब मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होंगी, तो कंबाइन होने के बाद अलग अलग मोनोमर यूनिट्स में कौन से फोर्स ऑपरेट होंगे, मीन्स जो उनको आपस में कंबाइन करके रखेंगे, उन फोर्सेस को आज हमें जानना है और उस फोर्स के बिहाफ पर हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो पहला क्लासिफिकेशन लेता हूँ बेटा मैं, इलास्टोमर्स, फिर होते हैं फाइबर्स, फिर होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड फिर होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो आइए वन वन देखते हैं कि व्हाट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के बारे में बात की जाए तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मीन्स आप उनको स्ट्रेच करें, आप उनको खींचें, खींचने के बाद वो अपनी पोजीशन क्या कर ले, रिगेन कर ले। स्ट्रेच मीन्स उनको खींचना, जैसे रबड़ होता है, रबर को आप क्या करते हो, खींचते हो, उसको स्ट्रेच करते हो। स्ट्रेच करने के बाद वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटे इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दीज आर रबड़ लाइक सॉलिड्स। ये कैसे सॉलिड्स होते हैं बेटे, जैसे रबड़ होते हैं ऐसे सॉलिड्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया, रबड़ के बिहाफ पर ही इनका नाम पड़ा है इलास्टोमर्स। विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इन दीज पॉलीमर्स, इन पॉलीमर्स में चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मीन्स इन जब ये चेन्स होंगी, अलग अलग पॉलीमर्स की चेन होंगी, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, वो सबसे वीक होगा। सोचिए, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो क्या आप मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच कर पाते, नहीं। वो वीक फोर्स ही है जिसके द्वारा, जिसकी वजह से आप मॉलिक्यूल्स को क्या कर पा रहे हो, स्ट्रेच कर पा रहे हो। तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा बेटे, वो क्या होगा, सबसे वीक होगा। दीज वीक बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग मीन्स जो एक दूसरे को जोड़ने वाला, परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। इसी वीक फोर्स की वजह से हम इन पॉलीमर्स को क्या कर पाते हैं बेटे, स्ट्रेच कर पाते हैं। बेटे फाइबर्स की बात करी जाए तो फाइबर्स जैसे आपने प्रोटीन में देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइबर्स पॉलीमर होते हैं। तो देखिए फाइबर्स में क्या है कि जैसे ये फाइबर मीन्स लॉन्ग चेन्स पॉलीमर की यहाँ पर साइड बाय साइड एक दूसरे के रखी हुई है। तो फाइबर्स में हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिमर्स। थ्रेड मीन्स क्या होता है बेटे, धागा, मीन्स लंबी लंबी पॉलीमर्स की चेन आपस में साइड बाय साइड रखी होती है, उनको क्या बोला जाएगा, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। मीन्स थ्रेड बनाने वाले सॉलिड्स होते हैं विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटे कि जब आप उनके ऊपर वजन करो, उनके ऊपर वेट अप्लाई करो, तो वो कितना वेट सहन कर सकते हैं उसको बोला जाता है बेटे टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इनके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बोला जाएगा इन दीज पॉलीमर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। सोचिए अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो क्या इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती? नहीं। आप इन पर वेट अप्लाई करते और वेट अप्लाई करने के बाद वो पॉलीमर क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता बीच में से। ये स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस ही है जिसकी वजह से मोलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो पा रहे। एग्जांपल्स बेटे इसके नाइलॉन 6 कपड़े में यूज होता है, नाइलॉन्स, पॉलिएस्टर्स के कपड़े भी मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, ये स्पेशल टाइप्स के पॉलीमर होते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। किस किस का इंटरमीडिएट होगा? अभी तक आपने दो पढ़े, आप थर्ड पढ़ रहे, आपने दो पढ़े, इलास्टोमर एंड फाइबर। इलास्टोमर में क्या था, वीक, फाइबर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या था, स्ट्रॉन्ग। तो इनमें क्या होगा, इंटरमीडिएट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। मीन्स इलास्टोमर से तो ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा बेटे वो क्या होगा, इलास्टोमर से तो ज़्यादा होगा, एंड फाइबर्स उनसे क्या होगा, कम होगा, उनके बीच का होगा। और इन मॉलिक्यूल्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि जब आप इनको गर्म करोगे तो गर्म करने पर तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इनको क्या करोगे, कूल करोगे, तो कूल करने पर ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जिसकी वजह से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हम वैरायटी ऑफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो बेटा एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पर पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल्स। फोर्थ, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं बेटे उनको हम अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। जैसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में मैंने बताया, आप हीट अप्लाई करके और कूलिंग करके इनको वैरायटी ऑफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग्स पॉलीमर के साथ ऐसा नहीं है। तो ये पॉलीमर्स होते हैं क्रॉस लिंक्स। क्रॉस लिंक्स मीन्स क्या, एक पॉलीमर की चेन दूसरे पॉलीमर की चेन तीसरे पॉलीमर की चेन, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड। तो दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्स और हैवली ब्रांच्ड। क्रॉस लिंक्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ब्रांच। दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, इनको बार बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, घर में जो स्विचेस बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं बेटे, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए बेटे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मीन्स दो तरह के पॉलीमर्स और होते हैं। देखिए मतलब ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जब पॉलीमेरिक चेन बनती है तो वो कैसे कैसे बनती है, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का मतलब एडिशन पॉलीमर्स ही होता है जो आप पढ़ चुके हो, और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स का मतलब होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जो भी आप पढ़ चुके हो। बस जो आजकल मॉडर्न टाइम में या नाउ डेज हम जो आजकल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेटे चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं बोलते एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स नहीं बोलते। ये इनकी न्यू टर्म्स है। आगे देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो कि एडिशन पॉलीमर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स आकर आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। आज हमें उसका मैकेनिज्म देखना है कि कैसे मोनोमर यूनिट आकर आपस में कंबाइन होती है। तो मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मीन्स जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। मीन्स फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स बनेंगे रिएक्शन के दौरान। अब फ्री रेडिकल आपको पता है कि एक ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूल के पास रहता है, उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। एंड द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू दीज फ्री रेडिकल, और जो रिएक्शन आगे चलती है वो इन्हीं फ्री रेडिकल से आगे चलती है। तो इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं।
3 steps are involved in the mechanism. First step, chain initiation. Second step, chain propagation. And third step, chain termination. Means पहले स्टेप में क्या होगा, चेन की शुरुआत, चेन बननी शुरू होगी. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन, चेन कहाँ चलेगी बेटे, आगे प्रोसीड करेगी. एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, जो चेन बनी वो आगे क्या होगी, ख़त्म होगी. तो देखिए सबसे पहले लेता हूँ मैं चेन इनिशिएशन स्टेप्स. तो चेन इनिशिएशन स्टेप्स में हमने कहा कि जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगा. तो फ्री रेडिकल जैसे आपने 11th में भी पढ़ा था कि जो पर ऑक्साइड होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटे, उनको बोला जाता है पर ऑक्साइड. जहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं उनको बोला जाता है पर ऑक्साइड. और जब पर ऑक्साइड की ब्रेकिंग होती है तो होमोलाइटिक मैनर में होती है. होमोलाइटिक मैनर मीन्स ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है. इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाना और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाना, इसी को क्या बोला जाता है, होमोलाइटिक फ्यूजन. तो जब होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स मेरे को C6H5 C डबल बॉन्ड O और O रेडिकल्स के ऑब्टेन्ड होंगे. उसके बाद अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है क्या कि न्यूट्रल CO2, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा और ये दोनों बेटे क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस बॉन्ड का भी यहाँ से होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाता है. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन C6H5 के पास और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और मेरे पास फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है. फिनाइल फ्री रेडिकल मेरे पास क्या हो जाता है बेटे, फॉर्म हो जाता है. तो ये हुई चेन इनिशिएशन. अब चेन इनिशिएशन में एक स्टेप और होता है, वो क्या होता है, C6H5 ये फ्री रेडिकल है, ये बेटे अटैक करता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. और जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो एक बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेक होगा, इधर एक रेडिकल आएगा और एक रेडिकल कहाँ जाएगा, इधर इस कार्बन के पास. अब एक फ्री रेडिकल ये और एक फ्री रेडिकल ये, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बेटे क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे. तो कुछ इस तरीके से C6H5 CH2 CH2. अब देखिए इसने तो इसके साथ कंबाइन हो गया, अब एक फ्री रेडिकल कहाँ बचा, इसके ऊपर. तो देखिए ये फ्री रेडिकल कहाँ बचा बेटे, इसके ऊपर. तो ये पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप. मीन्स चेन की क्या हो चुकी है, शुरुआत. फ्री रेडिकल ने एक मोनोमेरिक यूनिट मीन्स एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाया और उसके ऊपर क्या आ गया, फ्री रेडिकल. अब ये फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करता हुआ जाएगा, अटैक करता हुआ चलेगा. देखिए ये वाला स्टेप मैंने पीछे भी दिखा दिया है. अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पहला प्रोडक्ट था जो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ था, चेन इनिशिएशन से. सेकंड स्टेप क्या होगा, अब ये दूसरे के ऊपर अटैक करेगा. तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए एक फ्री रेडिकल चाहिए. तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे. क्या बनेगा, C6H5 CH2 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 और इसका फ्री रेडिकल कहाँ पर आ गया बेटे, यहाँ पर आ गया. अब ये पॉलीमराइजेशन मीन्स n टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 यूनिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी. और ये फ्री रेडिकल जो टर्मिनल एंड पर है, इस वाले एंड को क्या बोला जाता है बेटे, टर्मिनल एंड. तो जो टर्मिनल एंड पर फ्री रेडिकल है, ये इस एल्कीन मॉलिक्यूल से क्या करता हुआ चलेगा, रिएक्शन करता हुआ चलेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन. अब पॉलीमेरिक है देखो, क्योंकि यहाँ पर n टाइम्स CH2 रिपीट हुए, क्योंकि देखो ना CH2 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 एंड CH2 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो मैंने इसको यहाँ पर बार बार लिखने की बजाय इसको यहाँ पर क्या लिख लिया, CH2 और ये n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा बेटे, कि जो फ्री रेडिकल की चेन बनी, वो फ्री रेडिकल की चेन्स आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन.
मीन्स दो फ्री रेडिकल चेन आपस में क्या हो जाती हैं बेटे, कंबाइंस हो जाती हैं। तो देखिए C6H5 CH2 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 एंड CH2, फिर नीचे एक चेन और होगी, इसमें अलग अलग मोनोमर यूनिट होंगी। n की वैल्यू बेटे कुछ भी हो सकती है। देखिए एक फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए एक फ्री रेडिकल की ज़रूरत, और इस फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए इस फ्री रेडिकल की ज़रूरत। तो यहाँ से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और बनेगा क्या, C6H5 CH2 n टाइम्स, फिर CH2, फिर ये CH2 ये, और ये दो टर्मिनल एंड हैं जो आपस में क्या हो गए थे बेटे, कंबाइन, CH2 CH2, और फिर यहाँ पर क्या है CH2, फिर ये CH2 n टाइम्स एंड C6H5, और ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स बना, इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, पॉलीथीन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। यानी जो पॉलीथीन है वो हमारी क्या है, एक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फॉलो होता है। कोई मैकेनिज्म की बात करी तो मैकेनिज्म हम क्या कहेंगे कि हाँ, पॉलीथीन के अंदर चेन ग्रोथ पॉलीथीन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। मीन्स फ्री रेडिकल पॉलीथीन के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, एक मैकेनिज्म ख़त्म हो गई। इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच।